दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त पिछले 5 महीने से नीट 2020 के प्लेयर्स के साथ मेरा काफी अच्छा एक आत्मीय रिश्ता बना। कभी लाइव के माध्यम से, कभी प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन के माध्यम से, कभी पंच के माध्यम से, कभी डाउट काउंटर के माध्यम से, कभी रैंक डिस्प्ले के माध्यम से, कई बार आपकी प्रॉब्लम्स को समाधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उस माध्यम से। निश्चित रूप से दोस्तों आज इस बात को बहुत ही मैं एक विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि 20 मार्च को जहां लॉकडाउन के बाद लोग सब घर चले गए थे, 20 अप्रैल, 20 मई, 20 जून, 20 जुलाई, 20 अगस्त और 13 सितंबर तक सीएलसी एकमात्र संस्था रही। इसका मैनेजमेंट, वहां के डायरेक्टर, वहां के हेड ऑफ फैमिली पूर्णतः बच्चों के साथ रहे, जिसकी देन है कि आज नीट 2020 का रिजल्ट बहुत अच्छा आने के पूर्ण विश्वास हो चुका है। क्योंकि कल 13 सितंबर की रात को हम लोग सीकर सीएलसी फेसबुक पेज पे लाइव आके पूरे पेपर का वीडियो सॉल्यूशन कर चुके थे। अब आज 14 सितंबर को सुबह 11 बजे के आसपास हम लोग उस पेपर को सिस्टमेटिक उसके वीडियो सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं। मेरी पूरी टीम मिलके, कोई कुछ साथी 5 क्वेश्चन कराएगा, कोई 7 क्वेश्चन कराएगा, कोई 10 क्वेश्चन कराएगा। इस बहाने मेरी पूरी टीम का भी आपसे परिचय हो जाएगा, आपको मेरी पूरी टीम का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, पूरी टीम की रियल क्वालिटी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा मुझे, आपको खुशी होगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एक अच्छे योग्य टीम के साथ आपको इस नीट 2020 13 सितंबर को जो एग्जाम आयोजित हुई उसका वीडियो सॉल्यूशन हमें देते हुए खुशी हो रही है। दावा है आपको इसको देखते हुए खुशी होगी। और हो सकता है 2020 के प्लेयर का तो एग्जाम हो चुका है, उनके लिए वीडियो सॉल्यूशन ज्यादा कीमती नहीं है, लेकिन 2021 के जो प्लेयर हैं जिनको अगले साल एग्जाम देना है उनके लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत यूजफुल रहेगा कि एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम क्या होती है। उसके बाद बात आती है कट ऑफ की। तो आज ही ये वीडियो नो डाउट हो सकता है आज आप तक नहीं पहुंच पाए। 14 सितंबर को शाम को सीएलसी सीकर के फेसबुक पेज पे ठीक 6:30 बजे हम कट ऑफ की बात करेंगे, रैंक एनालिसिस की बात करेंगे और कौन सी रैंक पे लास्ट ईयर 2019 में कौन सा कॉलेज बच्चे को मिला था। ठीक है, ये सारी बातें तो आप हो सकता है ये वीडियो 14 सितंबर के बाद देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कट ऑफ की देखना हो तो आप 14 सितंबर को सीएलसी सीकर का जो फेसबुक पेज है वहां 6:30 का जाके स्लोट देख ले, वहां एक कंप्लीट लाइव आपको मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों हमारा प्लेटफॉर्म है सीएलसी सीकर यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं। सीएलसी सीकर हमारा फेसबुक पेज है, आप जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ें, क्योंकि हकीकत में पिछले 5 महीने में लोगों को हीरे और कांच की चमक का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि हीरा क्या है और कांच क्या है। धूप में कई बार कांच के टुकड़े चमका के कुछ लोग हीरा बना देते हैं, सीएलसी ने वो काम कभी नहीं किया। मैं थैंक्स दूंगा कोरोना का कि कोरोना ने सीएलसी को लोगों के सामने रखा, सीएलसी के मैनेजमेंट को, यहाँ की टीम को लोगों तक पहुंचाया कि क्या है सीएलसी। और हमें बहुत खुशी हुई, लोगों को हम समझ में आए और आज हजारों लोग सीएलसी के दोस्तों दीवाने हैं। ये बात इस बात के आधार पे कह सकता हूं। कल 13 सितंबर को सीएलसी सीकर फेसबुक पेज पे सुबह हनुमान चालीसा पढ़ा 9 बजे, तो दोस्तों वहां 1200 मेरे अपने लोग लाइव होते हैं। शाम को जब वीडियो आपका लाइव सॉल्यूशन पे आए तो वहां 1200-1300 लोग दोस्तों लाइव होते हैं। ये कहीं किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता पड़ती नहीं है, आपके द्वारा जो प्यार हमें दिया गया और हमारी तरफ से आपके लिए किया गया काम तो आपके सामने है। मेरे कहने से दोस्तों वो ना घट सकता ना बढ़ सकता, जो किया वो आपके सामने है। तो शुरू करें, पक्का आ जाओ डियर। तो ये नीट 2020 F2 कोड का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट फिजिक्स हुआ है जो 180 तक जाएगा। शुरू करें भैया, आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन। अगला साफ कहता है किसी गिटार में समान मटेरियल की 2 डोरी हैं A और B, वो स्वर मेल में नहीं है, 6 हर्ट्ज आवृत्ति की बिट्स उत्पन्न कर रही हैं। इसका मतलब है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी में 6 फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। जानते हो बिट्स का मतलब क्या था? डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्तियों के अंतर को विस्पंद कहते हैं। यानी इन दोनों डोरियों के आवृत्ति में 6 का अंतर है। आज अब कहता है जब बी में तनाव को कुछ कम कर दिया जाए, बी की टेंशन कुछ कम कर दें तो बिट्स है वो दोस्तों 7 हो जाती है। यदि ए की आवृत्ति 530 है तो बी की मूल आवृत्ति क्या है? देखो बच्चों, मैं इन प्रश्नों को करने के लिए मेरा एक सिस्टम है, मैं ऐसा एक स्केल बनाता हूं। मैंने एक दिन लाइव पढ़ाया था, उस दिन इसी बात की थी। ये स्केल बना ली, ये मान लो कि आप स्केल है, इधर 0 है और ये n की वैल्यू है। अब आप ऐसा करो, 2 सोनोमीटर बनाओ जी, एक सोनोमीटर, दूसरा सोनोमीटर,
ए है, देखो अगला साफ कहता है जब ए की फ्रीक्वेंसी 530 है, देखो बच्चों ये ए जो आपका है ये 530 पे है, एक डिफाइन हो गया ना। तो बी कॉमन सेंस की बात है, 6 है, तो 6 का मतलब ये होगा डियर कि या तो ये 6 कम होगा, तो या तो ये 526 पे होगा, या दोस्तों ये 536 पे होगा। ओके, ये आपका ए है, तो मैं कलर चेंज कर दूं इसका, या तो ये बी है या ये बी है। इसको गुणा भाग नहीं होती इसकी। मैंने ए एक आपकी गिटार बना दिया इसको, मैंने थोड़ा डायग्राम उसका सुंदर नहीं हो, बायो का टीचर नहीं हो। ए 530 पर है, अगला साहब कह रहा है बी के साथ इसको ट्यूनिंग करते हैं तो 6 बिट्स आती है, तो इसका मतलब क्या हुआ 536 या 524। ओके ओके, अब अगला देखो साहब कहता है बी का टेंशन कुछ कम कर देते हैं, याद करो n इक्वल टू P/2L रूट T/m। टेंशन कम करने से साफ साफ है, टेंशन कम करने से फ्रीक्वेंसी कम होगी। दोस्तों फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहां वैल्यू कम कर दो तो ये आंसर सही होगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा, ये होगा तो इधर शिफ्ट होगा। ये कौन है आपका, ये तो दोस्तों ए है। यदि बी ये होता है तो इसका टेंशन कम किया तो फ्रीक्वेंसी कम हुई, इधर खिसकेगा, इसकी कम हुई इधर खिसकेगा। अब देखो दोस्तों ये तो मूल है, तो ये डिस्टेंस घट गई, तो यदि बिट्स घट जाते तब तो आंसर 536 होगा। पर अगला साहब कहता है टेंशन कम करने से बिट्स 6 की बजाय 7 हो गए, तो भाई इसका आंसर है 524। इसका आंसर है डियर 524। एक सुंदर सा क्वेश्चन है, हर साल नीट में आता है। मैं इसको बोलता हूं शिफ्टिंग करना। ऐसे कोई कैलकुलेशन नहीं होती है, कोई फॉर्मूला नहीं है, केवल एक कॉन्सेप्ट है जो अप्लाई करना होता है। बेस्ट क्वेश्चन लगता है मुझे एग्जाम का है। ओके थैंक यू। क्वेश्चन 137 दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डायोड के दो ही बाइसिंग होते हैं, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग को ऑन मोड कहते हैं, रिवर्सिंग बाइस को ऑफ मोड कहते हैं। ऑफ मोड कब होता है, जब आप में करंट फ्लो नहीं होती है। करंट फ्लो कब नहीं होती है, जब आपके रास्ते में बड़ी दीवार आती है। बड़ी दीवार का मतलब क्या है, डिप्लेशन लेयर बड़ी होती है। तो अगला कह रहा है डिप्लेशन बड़ी कब होती है, जब रिवर्स बाइस होता है। रिवर्स बाइस कब होता है, जब डिप्लेशन लेयर बड़ी होती है। तो अगला साहब कहता है पीएन संधि डायोड में अक्षीय परत की चौड़ाई वर्धी क्यों होती है, तो साहब कहता है ड्यू टू रिवर्स बाइस। तो दोस्तों ड्यू टू रिवर्स बाइस, तो कौन सा आंसर हो गया भाई इसमें, फोर्थ आंसर हो गया, ये रिवर्स बाइस ओनली। सुनो ध्यान से, डायोड में दो ही कॉन्सेप्ट हैं, फॉरवर्ड बायस में वो ऑन होता है, रिवर्स बायस में वो ऑफ होता है। क्लियर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 138, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं नीट के पेपर का सॉल्यूशन कर रहा हूं क्या। दोस्तों हमने फरवरी में हमारा बायोकेम डीटीएस स्टार्ट होता है, सुन लो 20 और 21 के अभी आने वाले प्लेयर्स भी। दोस्तों फरवरी में बायोकेम डीटीएस स्टार्ट हुआ, 20 मार्च को फिर डेल डीटीएस हुआ, फिर डीटीएस, फिर डेली टेस्ट, फिर डेल टेस्ट। 8 फरवरी से लेके 10 सितंबर तक हमने 17,000 क्वेश्चन दिए हैं सीएलसी के बच्चे को। मैं नहीं कह रहा हूं साहब नेट पे पढ़ें, हमारी साइट पे पढ़ें, जाके चेक कर सकते हैं, और पेपर पूरा वहीं से है, 100% पेपर वहां से है। इसीलिए तो भैया 700 प्लस पे हमारे 2 बच्चे हो रहे हैं, ऐसे नहीं हुआ है। आए आ जाओ। R1 R2 रेडियस के रेशियो दे दिया, 2 कॉपर के ठोस गोले हैं, उनके टेम्परेचर में 1 केल्विन की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्माओं की मात्रा। दोस्तों फिर ये प्रश्न होता है तो अपना dq इक्वल टू ms dt। एक बात गौर करना, ग्रेविटेशनल के टॉपिक में, हीट के टॉपिक में एक बहुत अच्छा रिश्ता बनता है, d इक्वल टू m/v। कई बार m दिया हुआ है, d पूछ लेता है, d दिया हुआ है, m पूछ लेता है। एक बात याद करो, फिजिक्स के फॉर्मूले में 3 चीज होती हैं। एक डेटा अगला देता है जो नोन डेटा कहलाता है, एक डेटा हमसे पूछता है वो अननोन डेटा कहलाता है, एक डेटा वो होता है जो कांस्टेंट होता है। तो जो डेटा कांस्टेंट होता है वो फॉर्मूले में आना बहुत जरूरी है। डियर अगला साफ कहता है दोनों कॉपर के हैं, दोनों कॉपर के, इसका मतलब दोनों एक ही मटेरियल के हैं, इसका मतलब डेंसिटी सेम है। तो लड़के m रिप्लेस करना पड़ेगा dv से, यहां m नहीं दिया, इसलिए मैं इसको रिप्लेस करूंगा dq इक्वल टू dvs dt। चलो dd से आप थोड़ा कंफ्यूज होते हो तो अपन ऐसा करते हैं, या डेंसिटी को रो ले लेते हैं कि ये बात है, रो इक्वल टू m/v, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों लिया, देखो ये रटा नहीं मार सकते, जैसे डी लिखा मैंने हाथ रुक गया। ओके तो ये क्या कहूं मैं, रो vs dt। अब तो खुद देख, मेरा एक तरीका है, जो बदलता उसके पीछे 1 2 लगाओ, समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग टिकाओ, जो वेरी करता है उसके 1 2 लगाओ, और 1 तो वो 2 से डिवाइड कर दो। अगला साफ कहता भैया टेम्परेचर दोनों क्या बढ़ाना है,
dt 1 बढ़ाना है, इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट हो गया, दोनों कॉपर हैं इसलिए कांस्टेंट हो गया, s कांस्टेंट हो गया। केवल आपको v नहीं दिया, रेडियस दी। अरे बोले आदमी क्या दिक्कत है, अगला साहब कहता गोला है, गोले का वॉल्यूम क्या होता है, r क्यूब भी होता है, 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब आ गया ना, ए लड़के Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का होल क्यूब। बता कहां दिक्कत है, और इसमें तेरे दिक्कत है तो 2021 की तैयारी अभी शुरू कर ले। R1 की वैल्यू अगला साहब क्या कहता है, 1.5 R2 है, ये तेरा R2 है, ये तेरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये भाई 15/10 हो गया, 15/10 का मतलब 3/2 हो गया, 3/2 का मतलब 27/8 हो गया। आंसर आ गया, 5 नंबर मिल गए भैया। बोलो बोलो, कोई दिक्कत है, इसके ऊपर 3 लगा दे, कोई दिक्कत नहीं, ये लो जी 3 लगा ले, 27/8 हो गया। राजी, ठीक है डियर, 3/2, यहां भी इसमें 3 लगा लो। ओके, थैंक यू। क्वेश्चन 139, मुझे याद है 2013 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस पेपर का मैंने सॉल्यूशन किया था, तो वहां भी क्वेश्चन 1 या 2 बार आया हुआ है। सर दुनिया की ऐसी कोई टेस्ट सीरीज नहीं है, दुनिया की ऐसी कोई गाइड नहीं है फिजिक्स एसी के टॉपिक की जहां ये क्वेश्चन नहीं होता है, सीधी सी बात है दोस्तों, बड़ा स्पष्ट है। देखो कोई एलसीआर परिपथ ए बना लू मैं, एलसीआर परिपथ, LCR परिपथ बना दिया, ये AC लगा दिया। ओके, तो कितना स्पष्ट कहता है, L को उठा लिया, देख XL है, XC है, R है, L को उठाने मतलब कौन बचा, XC और R बचा, तो धारा और वोल्टता के बीच फेज π/3 है। दोस्तों फेज आप जानते हो क्या होता है, tan phi इक्वल टू होता है x/r। कैसे, देखो मास्टर फंडा होता है मेरे पास, इसका मास्टर फंडा एक जीरोक्स की मशीन बोलता हूं इसको मैं, ZRX। tan phi निकालना हो x/r कर दे, cos phi निकालना हो r/z कर दे, sin phi निकालना हो x/z कर दे। AC में इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है भाई मेरे, सीधी बात सुन ले। तो अगला स्पष्ट कहता है, यदि मैं L को उठा दूं, ध्यान दे मेरी बात पे, L को उठा दिया, कलर चेंज कर लें, L को उठा दें तो tan phi क्या बचेगा, XC/r। बोल हाँ या ना, L हट गया ना, तो एक तो XC बचा, एक R बचा, तो XC/r। वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। tan 60 कितना होता है, √3। तो भाई XC का मान क्या आ गया, √3r। आगे चल, अगली बार क्या 18 है, C 18 है, तो क्या बचेगा, XL बचेगा। ले यहां कर दूं तेरे लिए, तो tan phi इक्वल टू क्या आएगा, x/r। वो तेरा √3, ये तेरा XL/r आ गया। तो XL का मान भी क्या है, √3r, और XC का मान भी क्या है, √3r। अब भूल गया क्या, जब LCR जुड़े हो सीरीज में और XL XC बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, रेजोनेंस हो जाता है, श्रेणीक्रम अनुनाद हो जाता है। और श्रेणीक्रम अनुनाद में पावर फैक्टर 1 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है। ये पूछ रहा अगला, बताओ पावर फैक्टर क्या है, पावर फैक्टर क्या होता है, cos phi, वो क्या होगा, r/z। बात तो एक ही है ना, क्लियर, थैंक यू। दोस्तों क्वेश्चन 140, इसके 2 तरीके हैं, तो मैं दोनों कर देता हूं। पहला क्वेश्चन साफ है, किसी मीनार पे व्यक्ति खड़ा है और 20 मीटर पर सेकंड के वेग से किसी बॉल को फेंक रहा है। मोस्टली क्या होता है, हम गेंद को छोड़ते हैं तो u बिकम्स 0, बट ये फेंक रहा है और वो कहता है दोस्तों कुछ समय बाद टकराती है, इसका वेग 80 मीटर पर सेकंड है। तो मैं इसका T भी निकालूंगा आपके लिए, वैसे गलत तरीका है लेकिन मैं उससे करूंगा ताकि तेरे पास 2 ऑप्शन आ जाए। देख लड़के, एक फॉर्मूला तेरा क्या बनेगा, V इक्वल टू U प्लस GT। V बोले तो 80, U बोले तो 20, G बोले तो 10। देख ये 60 होगा तो T का मान क्या हो गया तेरा, 6 सेकंड। ये गेंद 6 सेकंड बाद पृथ्वी पे टकराएगी तो कितनी हाइट होगी, तो भैया H इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। U बोले तो 20, G बोले तो 6, G बोले तो 10, T बोले तो 6 कितना हो गया, 36। इसको काट दे, ये कितना है 120, ये कितना है 180, इक्वल टू क्या हो गया 300। आंसर क्या आ गया 300। ये एक तरीका है जो एग्जाम के हिसाब से गलत है। आजा एग्जाम में क्या करें भाई, अगले ने V स्क्वायर लो सीधा कर ले, मुझे T की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को V दे दिया, U दे दिया, G दिया हुआ है, H निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। V क्या है 6400, क्या कर लोगे, सी का स्क्वायर है यार, ये कितना है 400, ये कितना हो गया 2GH, तो दिस इज 2GH, कितना हो गया 6000। 6000 में दोस्त H निकालना हो
तो इसको 2g, g का मतलब 10 से गुणा कर दे, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये तेरे सामने 300 आ गया। आंसर क्या आ गया? 300 आ गया। आंसर थोड़ा चेंज होता कभी। अरे कैसे निकाल, दीवार की ऊंचाई थोड़ी बदल जाएगी बोले आदमी। ओके, थैंक यू। आई एम दीपक कुमार भोला, टीम फिजिक्स। चलो अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन 141 आपसे क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ एंड डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स इज डबल। मींस यहाँ पे जो स्मॉल डी डिस्टेंस है उसको तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको हाफ कर रहे हैं एंड कैपिटल डी को हम डबल कर रहे हैं। तो आप जानते हो जो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। क्लियर, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी। यहाँ पे आपसे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ, मींस इस डी की वैल्यू, तो आप देखो आप जो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू है डी अपॉन स्मॉल डी। डी को यहाँ पे हाफ किया गया है, डी को यहाँ पे बच्चों उसने हाफ कर दिया है, हाफ टाइम्स एंड कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड कोहेरेंट सोर्स है, इसको डबल किया जा रहा है, मींस ये डिस्टेंस को हम कर रहे हैं डबल। तो आप देखो बच्चों ये 2 पर चल जाएगा, मींस वैल्यू क्या जाएगी 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम्स, तो क्या जाएगा आंसर 4 टाइम्स। ओके, तो इसका आंसर आएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इसमें कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर फॉर कॉपर। ठीक है, कॉपर के लिए बच्चों अपन जो ग्राफ देखते हैं बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है ग्राफ, एनसीईआरटी में क्लियर गिवन है कि रो वर्सेस टी जो ग्राफ है इस टाइप से यहाँ पे रेजिस्टिविटी टेम्परेचर वेरी कर रही होती है, मींस टेम्परेचर राइज करेंगे रेजिस्टिविटी राइज करेगी। ठीक है, तो ये ग्राफ आएगा इसका फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, a long solenoid of 50 cm length having 100 tons carry a current of 2.5 ampere, then magnetic field at center of the solenoid is। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अपन जानते हैं सोलेनॉइड के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है क्या होता है बच्चों, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। ओके, B इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब बच्चों N यहाँ पे टर्न डेंसिटी है, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो N बाई L से। ओके, I। अब सभी डाटा गिवन है आपको, म्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 गिवन है, लेंथ भी आपको गिवन है इसके अंदर 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड करंट 2.5 एम्पियर गिवन है। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लो, इससे रिजल्ट आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट, मींस यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है न्यू इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, ये गिवन है आपको। ठीक है, on a photosensitive material what will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled। अब चलो फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे हाफ कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इज हाफ, अगर आपने फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दी मींस यहाँ न्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगी, इसकी हाफ टाइम्स कर देंगे तो 0.5 टाइम्स ऑफ 0.75 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट। ठीक है, मींस अब देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस हो गई है, मींस न्यू डैश इज लेस देन न्यू नॉट। और आप जानते हो फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से लेस हो गई है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा मींस कोई इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे, मींस कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गेज हैज लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm एंड देयर आर 50 डिविजन्स इन इट्स सर्कुलर स्केल, द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज। तो देखो यहाँ पे आपको 50 डिविजन्स की बने एंड आपको पिच की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। लीस्ट काउंट, देखो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स, पिच अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, पिच अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे इसके अंदर लीस्ट काउंट की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन लीस्ट काउंट 0.01 एंड पिच आपको फाइंड करनी है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना गिवन है यहाँ पे 50, मींस नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बोलेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने इसके अंदर बच्चों 50 नंबर ऑफ डिविजन्स हैं। क्लियर, बस सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो P इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 mm। ठीक है, कौन सा आंसर आ गया ये, फर्स्ट। ठीक है, इससे अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट्स, मैं भगवत सिंह, फिजिक्स CLC सिक्कर। अपन नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ द massless string. The string passes over the pulley which is the frictionless. The acceleration of the system and कुल मिलाकर आपको एक्सेलरेशन पूछा है और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये यहाँ से फिक्स है, यहाँ पर लगेगा 6g और ये है 4g।
देखो बहुत सिंपल सा है, यदि अपन इस पूरे सिस्टम एज्यूम करें दोनों ब्लॉक को, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है जो इसको सपोर्ट कर रहा है। अब आपको पता है कि ये सिस्टम इस टाइप से मूव करेगा, यदि इस टाइप से मूव करेगा तो इस एक्सेलरेशन को सपोर्ट कर रहा है 6g, तो जो फोर्स सपोर्ट करता है 6g माइनस जो अपोज कर रहा है इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में 4g, तो ये 4g एंड दैट इज टोटल मास 6 + 4, तो ये आ गया 2g डिवाइड बाय 10 दैट इज g/5, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर का है। आपको शायद पता होगा सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। द ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये आपको 4 स्टेटमेंट दिए हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। पहला स्टेटमेंट है बोथ इमीटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि आपको ट्रांजिस्टर एक्शन के बारे में बात पूछा गया है। नेक्स्ट है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली लोब्ड, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट और ये इसका राइट है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉन वैलिड, आपको बोर मॉडल के बारे में पूछा गया और पूछा कि किस में वैलिड नहीं है, तो पहली बात अपन ये बात कर लेते हैं कि वो वैलिड होता किसके लिए, तो ये आपको पता है जिसमें ऑर्बिट के अंदर जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उसके लिए वैलिड होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से देख लो, हाँ इसके अंदर देखो ये जो नियोन है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला हुआ है, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट के अंदर है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कि वो इसके अंदर वैलिड नहीं रहेगा। बाकी ये तीनों जो है उसमें देख लो ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर रहेगा सेकंड। नेक्स्ट ये सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस r इज इमर्स इन द वाटर एंड वाटर राइज इन इट टू द हाइट h, द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम। ये बोला गया है कि कैपिलरी है और जब इसकी रेडियस r है, मैं इसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि होता क्या है। ये राइज जो होता है वो हाइट h होता है और आपको पता होगा कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल होता है, तो यहाँ का फोर्स होता है PA और इसके कारण भी जो प्रेशर होता है वो होता है फोर्स होता है वो PA। तो बेसिकली ये जो जितना भी वेट बैलेंस हो रहा है वो सरफेस टेंशन का जो ऊपर की ओर फोर्स लगता है दैट इज T 2πr cos थीटा इक्वल टू mg। ये थीटा होता है वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, r उसका रेडियस है। तो ये बोला गया कि जब रेडियस r है तब वो 5 ग्राम है। एक अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2r इज इमर्ज इन द वाटर। अब सिंपल से इतना कर रहे हैं कि रेडियस को डबल कर रहे हैं, तो यहां से देखो आपको पता चल रहा है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। अब यदि रेडियस डबल कर दी तो पहले यदि था 5 ग्राम, रेडियस डबल करने से मास क्या हो जाएगा डबल, तो उसका आंसर आ गया 10 ग्राम। नेक्स्ट the ratio of contribution made by the electric field and magnetic field component to the intensity of an electromagnetic wave। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, लास्ट ईयर वाले एग्जाम में भी आया, इस बार भी आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। आपको ये पता ही है कि जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करती है उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है, तो दोनों का इक्वल रहेगा, इसलिए रेशियो 1/1। हेलो, हाँ डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ नवीन सियाग, टीम CLC। तो डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 देखिए, आयरन रोड ऑफ ससेप्सिबिलिटी 5 डबल लाइन इज सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, द परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्सिबिलिटी। जहीं से डिनोट करते हैं इसको, इसकी वैल्यू आप जानते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ 1 प्लस इसकी वैल्यू होती है 599 दे रखी है ये हमें। तो ये हो गया 600 और अब इसको आगे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आगे 2400 इंटू में 10⁻⁻⁷, ठीक है। अब इसको आगे अगर आप सोल्व करते हैं तो ये 2.4 पाई साथ में रख देना, ये पाई है यहाँ पर 2.4 पाई इंटू द 10⁻⁻5 हो जाएगा, एक आगे और करेंगे तो -4। कौन सा आंसर आ जाएगा? 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4, थर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रूस्टर एंगल फॉर द इंटरफेरेंस। तो ये फार्मूला होता है ब्रूस्टर एंगल का, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। थीटा की जगह हमें आई भी दे रखा है तो इसको आप इसे डिनोट कर सकते हैं म्यू। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलें कि टेंजेंट थीटा है, आई बी से डिनोट करें या थीटा से डिनोट कर दें, तो ये म्यू ग्रेटर देन 1 है, यानी ये क्या हो गया 1 से बड़ा है। टेंजेंट थीटा 1 से बड़ा है, यानी थीटा ग्रेटर देन किससे होना चाहिए 45 डिग्री से, तो बड़ा ही आंसर होगा। अगर आप डायरेक्ट इससे देखेंगे तो भी फर्स्ट आंसर आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे देख सकते हैं कि टेंजेंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, अगर इसको हम 90 कर देंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी थीटा बोलें तो 45 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा छोटा होगा। तो कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट आंसर। फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। इसको हम डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी की इक्वेशन निकालेंगे dy बाई dt, तो क्या होगी a sin का डिफरेंशिएशन करेंगे cos ओमेगा t और ओमेगा t में से ओमेगा का करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अब एक्सेलरेशन का करेंगे तो a ओमेगा पहले ही था, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का दोबारा करेंगे तो ओमेगा आएगा, यानी ए ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हमें खाली इसमें फेज डिफरेंस देखना है, फेज डिफरेंस देखना है। आप देखिए ये साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी है, माइनस साइन ओमेगा टी है, यानी आप माइनस साइन ओमेगा टी को अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा की जगह ओमेगा टी। यानी इसमें और इसमें अगर आप फेज डिफरेंस देखेंगे तो कितने का फेज डिफरेंस आ रहा है, पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पार्टिकल ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली अटैच टू द 2 एंड ऑफ द, दो एंड पे 2 पार्टिकल हैं, एक मैं बोल रहा हूँ m1 पार्टिकल, एक बोल रहा हूँ मैं m2 पार्टिकल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बोलूँ r है, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है 1 मीटर विच नेग्लिजिबल मास, द लेंथ ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का फ्रॉम 5 kg, m1 की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 5 kg, इससे हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, ये सेंटर ऑफ मास होगा यहाँ पर। m2 की वैल्यू दे रखी है आपको 10 kg, तो ये डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं जी आप, m1 है इसको r1 बोलते हैं, तो ये r1 का फार्मूला होगा जी डायरेक्ट m2r अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब बस इसमें वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा, m1 m2r, m2 कितना है 10r, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है हमें 1 मीटर दे रखी है, m1 प्लस m2 5 kg प्लस 10 kg, ठीक है। तो ये आंसर आएगा मीटर में, 10/15, ये किस में मीटर में, अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 10/15 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 67 सेंटीमीटर अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, चार्ज इतना दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, यानी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी आउटसाइड, रेडियस 10 बोल रहा है और काम कहाँ पे करना है 15 पर, यानी बाहर काम करना पड़ रहा है आपको, आउटसाइड। आउटसाइड का फार्मूला क्या लगाएंगे KQ/R², क्या पूछा पोटेंशियल या फील्ड, चार्ज दिस व्हाट द मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है तो R का स्क्वायर लगा देंगे, K की वैल्यू पुट कर दीजिए 9 × 10⁻⁹, चार्ज दे रखा है आपको 3.2 × 10⁻⁷, और R² डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में बदल देंगे 15 × 10⁻², और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट आंसर ये आ जाएगा जी। हेलो, आई एम सुखदेव चौधरी। तो स्टूडेंट्स अपन आगे की क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 देखिएगा, assume that light of wavelength 600 nanometer is coming from a star, the limit of resolution of telescope whose objective has a diameter of 2 meters। तो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपने को जो रिजोल्यूशन लिमिट है उसका क्वेश्चन अपने को दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसको अपन लिख सकते हैं एल्फा, और एल्फा का फॉर्मूला आता है 1.22 लैम्डा अपॉन ये अपने पास 2D होता है, तो 1.22। अब यहाँ पे लैम्डा अपने को क्वेश्चन में गिवन है 600 नैनोमीटर, तो अपन लिख सकते हैं 600 इंटू 10⁻⁹ अपॉन, अब 2D, यहाँ पे जो 2D है वो डायमीटर होता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में डायमीटर अपने को दे रखा है 2 मीटर, तो अपन पुट कर देंगे 2। तो अगर इसको अपन सोल्व करेंगे तो 600/2 कितना हो जाएगा आपके पास 300, और इसके बाद में इसको अपन लिख सकते हैं 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है देखिएगा, 3.66 इंटू 10⁻⁷ रेडियन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ए चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी यहाँ पर आपको VD दे रखा है, और इसके बाद में मीटर पर सेकंड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी आपको दे रखी 3 × 10⁻⁻10,
तो इसकी आपको जो मोबिलिटी यानी म्यू है वो आपको कैलकुलेट करना है। अपन एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि वी डी इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू ई। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, वी डी अपॉन ई। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो वी डी अपने को कितना देर का, ध्यान से देखना, देखो 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन ई। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 3 इंटू 10⁻⁻10। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास में, 2.5 इंटू 10⁻⁻6 बचेगा, ऊपर जाकर के 10⁻6 बन जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 10⁻6। तो ऑप्शन कौन सा बैठ रहा है आपका, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट जाएगा, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो सबसे पहले अपन क्या करना है, इसको सिंपल तरीके से इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं अपन। तो अपने पास में क्या था 9.99 और इसके बाद में 0.0099, अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 9.9801 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, देखो डेसिमल के बाद में इसमें 2 डिजिट है और इसके अंदर कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो इसको अपन 2 डिजिट तक राउंडिंग ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 का राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो अपने पास में आंसर आ जाएगा 9.98 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 9.98, ये फोर्थ ऑप्शन आपका सही जा रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 159। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस है जिसका 0.5 ग्राम मास आपको दे रखा है, तो यहां से अपन आइंस्टीन्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अपन जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, m इंटू सी स्क्वायर। तो मास दे रखा आपको 0.5 ग्राम, क्या दिया 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। C की वैल्यू अपन सब जानते हैं 3 इंटू 10⁸ और इसका अपन स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास है 0.5 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻, ये 16 आ जाएगा। और इसके बाद में 4.5 इंटू 10⁻13 जूल, ठीक है ना। तो 4.5 इंटू 10⁻13 जूल, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट जा रहा है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं किशोर शेखावत, टीम CLC सीकर। तो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें, देखो व्हेन ए यूरेनियम आइसोटोप 92U235 इज बम्बार्डेड विद ए न्यूट्रॉन, इट जनरेट्स 36 क्रिप्टॉन 89 विद 3 न्यूट्रॉन्स। तो ओनली इसको बैलेंस करना है, क्वेश्चन में सोल्व करना है। तो आप देखें इसमें जो 92U235 प्लस 0N1 और इससे आपको दे रखा है प्रोडक्ट 36 क्रिप्टॉन 89 विद 3 न्यूट्रॉन्स आल्सो। तो 0N1, अब इसको आप बैलेंस करेंगे 0N1 से, तो आप इसको बैलेंस करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ इसका मास नंबर टोटल आप देख लीजिएगा, यहाँ इसका मास नंबर देख लीजिएगा। तो आप जानते हैं मास नंबर का यहाँ होता है कंजर्वेशन। तो देखें भाई इसमें कितना टोटल 235 प्लस 1 236 और इनमें से आप देखो 89 प्लस आपका 3 हो गया। तो इसको आप 89 प्लस 3 आप करते हैं तो 92 इसमें से आप डिफरेंस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 144, जो बिल्कुल सही आंसर है 56 बेरियम 144, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 161। ओके, इसमें आपसे देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिकली अपन क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज ए डायपोल मोमेंट ऑफ दिस, और ऐसे सिस्टम में है, बदलना भी नहीं है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल situated on a line making an angle of 6 degree with dipole axis is। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आप जानते हैं। इसमें इसको अपन चेक कर लें, देखो तो पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल V इज इक्वल टू आप जानते हैं KP cos थीटा बाई r स्क्वायर, और वैल्यू प्रॉपर आपको गिवन है, वैल्यू पुट कर दे बेटे। तो K हियर 9 इंटू 10⁹, P बोले P आपका है 16 इंटू 10⁻⁻9 और cos 60 कितना आपका 1/2 कर दे बेटे, 1/2 अपॉन r स्क्वायर। r देखें, r था 0.6, उसका कर दो स्क्वायर तो होगा 0.36। यदि इसमें पॉइंट को यहाँ से उड़ा दूं मैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। बेसिकली चीज आ गई सिंपल।
9 को आप इससे उड़ाओ 4 इंटू 2 8 उड़ाओ इसको साहब 2 हो गया, तो 2 इंटू 100 तो 200 वोल्ट। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन जो आप डिस्कस करते हैं। बड़े आगे 162 में आ जाए बेटे। तो अगला क्वेश्चन देखें आप। क्वेश्चन है ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, इट्स डेंसिटी इज। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये भी, जो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। ठीक है, कन्वर्ट कर लें इसको, तो म्यू इक्वल टू आपका हो गया मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी, और ऐसे मास अपॉन वॉल्यूम को अपन इसमें ले जाएं तो आपका बन जाएगा, देखो इसी से अपन सॉल्व करेंगे तो ये बन गया बेटे पी एम नोट को उससे कर दो मल्टीप्लाई, तो पी एम नोट इक्वल टू एम बाई वी हो गया आपका रो डेंसिटी इनटू आरटी। बस आपको निकालिए डेंसिटी, तो डेंसिटी रो इज इक्वल टू बेटा हो गया पी एम नोट अपॉन आरटी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो। बोलो प्रेशर कितना दे रखा है अपने को 249 और ये साथ में किलो में है 10 की पावर 3 कर दूं एम नोट। अब सारे वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं एसआई सिस्टम में, तो आप जानते हैं गैस हमारे पास कौन सी हाइड्रोजन गैस, तो उसका मोलेकुलर वेट कितना होता है 2 ग्राम। बदल लें उसको ऐसे सिस्टम में, तो 2 इंटू बेटे 10 की पावर माइनस का 3। यहां बच्चे गलती कर बैठते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखें आप। अपॉन आर टी, आर दे रखा अपने को, ये रहा 8.3 इंटू टी था 27 डिग्री सेल्सियस, आपको रखना है इसको एब्सोल्यूट स्केल में, तो ये होगा आपका 300। अब सुनो इसको सोल्व कर दो, 10 की पावर 3 से ये कैंसिल हुआ, इसको मैं कर दूं यहाँ अलग, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं अलग। देखो तो 8.3 को 3 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 24.9, ये 24.9 इसको उड़ाओ इससे, ये आपका हो गया 10। क्लियर, और 10 को आप उड़ाओ दो इससे, तो ये हो गया आपका देखो 2/10, 2/10 मीन 0.2। देखो इस बार नीट ने बहुत ध्यान रखा है, सारे डाटा इस प्रकार के हैं कि बहुत इजीली आप उनको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आपका हो गया 0.2 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। आइए साहब, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनो एटमिक गैस इज। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, आराम से इसको आप कर पा रहे थे। गैस कौन सी मोनो एटमिक है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है आप जानते हैं 3, और इसके पास तो टोटल एनर्जी है किस रूप में, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी रूप में है, तो आप जानते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज है बेटे जी वो है कितना, वैसे लिखूं F इंटू के टी बाई 2, F यहाँ पे कितना 3, तो 3 kT बाई 2। इसका आंसर आपका हो गया 4th। ओके, हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रमोद डाका, टीम CLC। तो डियर, अब अपन अगले क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, इसमें बोल रहा है द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। नीचे एक प्रतिरोध का वर्ण कोड दिया गया है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रेस्पेक्टिवली आर। रेजिस्टेंस और टॉलरेंस की वैल्यू पूछ रहा है ये ना, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। देखो यदि अपन इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज उठाते हैं ना, तो येलो वाले के केस के लिए ये वाली वैल्यू आती है 4, वॉयलेट वाले के लिए देखें तो वॉयलेट वाले के लिए वैल्यू आती है बेटा 7, ब्राउन के लिए यदि अपन देखें तो ब्राउन के लिए 10 की पावर जो होती है वो होती है 1, और गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है दैट इज द 5%, तो इट इज ±5%। तो यदि अपन यहां से करेक्ट आंसर देखें ना डियर इसका, देन द सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। देखो एक लॉजिक गेट का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज, कि दिए गए तर्क परिपथ के लिए सत्यता सारणी का मान पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे मैं यहां से बात करूं, देखो ये A है, तो यहां पर जो आउटपुट इस वाले गेट का आएगा, इस नॉट गेट का, दैट विल बी A बार, और इस B वाले का जो आएगा दैट विल बी B बार। अब यहां से Y की वैल्यू पूछ रहा है, तो Y की वैल्यू यहां पर अपने पास एक नोर गेट लगा हुआ है, और नोर गेट के जो इनपुट है दैट इज A बार एंड B बार, तो आउटपुट जो आएगा दैट इज A बार प्लस B बार और इसका बार। यदि अपन इस बार को ओपन करते हैं ना डियर, सो इट बिकम्स A डबल बार डॉट विद B डबल बार। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आ रहा है ना दैट इज A डॉट B। अब A डॉट B की बात करें, इसका मतलब ये आउटपुट जो है दैट विल बी लाइक एंड गेट। अब एंड गेट के लिए यदि अपन आउटपुट की बात करते हैं, तो जब दोनों 0 0 0 1 0 1 या फिर 1 0, कोई भी एक 0 होता है तो आउटपुट 0, और दोनों 1 होते हैं तो आउटपुट जो होता है 1 होता है। तो यहां से यदि अपन करेक्ट आंसर देखें इसका, देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है डियर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 166, इसमें बोल रहा है रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर बीस balances a 10 ohm resistance in the right gap of a point which divides the bridge wire in ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 meter then the length of 1 ohm of the resistance wire is। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो ये
लेफ्ट गैप में अपन एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक राइट गैप में रेजिस्टेंस लगाते हैं। मीटर बेस से यदि इसके बैलेंसिंग की बात करें, यहाँ पर अपने पास एक गैल्वेनोमीटर विच इज कनेक्टेड विद जॉकी, और यहाँ पर अपने पास इनपुट सर्किट लगा हुआ होता है। ओके डियर, तो ये बोल रहा है कि राइट वाला जो है ना, दिस इज 10 ओम। यहां पर मान लो लेट्स सपोज ये रेजिस्टेंस R है, यहां पर ये जो रेशियो डिवाइड कर रहा है ना, ये 3L वर्सेस 2L में कर रहा है। तो यदि अपन यहां से R की वैल्यू कैलकुलेट करें, देन R/10 इज इक्वल्स टू 3L/2L, दैट इज 3/2, देन द रेजिस्टेंस R बिकम्स 30/2, दैट इज 15 ओम। मतलब ये वाला जो वायर इन्होंने लेफ्ट गैप में कनेक्ट कर रखा है, उसका रेजिस्टेंस 15 ओम है। अब ये बोल रहा है कि इस वायर की लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, तो 1 ओम के लिए लेंथ कितनी होगी? तो अपन सिंपल सा बोल सकते हैं सर, लेंथ फॉर 1 ओम इज इक्वल्स टू कंप्लीट लेंथ डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ कंप्लीट वायर, एंड दैट वैल्यू इज 0.1। तो 0.1 से यदि अपन आंसर डिफाइन करना चाहें, देन इट इज 1 × 10⁻⁻1 मीटर। सो वी से फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 167, मतलब रोटेशन में नीट के पेपर में इससे इजी क्वेश्चन आज तक आया हुआ नहीं होगा यार, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3 J न्यूटन एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज 2 K मीटर। तो इसके अपन यदि सिंपल सी बात करें ना, तो टॉर्क का एक बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है, दैट इट इज डिफाइंड बाय R क्रॉस F, पोजीशन वेक्टर वर्सेस क्रॉस प्रोडक्ट विद फोर्स वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इन्होंने पार्टिकल का डिफाइन कर रखा है, दिस इज 2 K मीटर, एंड द फोर्स वेक्टर इज व्हाट? इट इज 3 J। तो यदि अपन यहां से बात करें तो इसका प्रोडक्ट अपने पास आ रहा है, दिस इज -6 न्यूटन इनटू मीटर। क्लियर? तो आंसर की बात करें, देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। माई सेल्फ जगसीर सिंह, इसी सॉल्यूशन में हम कंटिन्यू सॉल्व कर रहे थे। अभी तक हमारे साथी 169 तक पहुंचे थे, 168 का सॉल्यूशन अभी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये इलास्टिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड पोल। The length of the wire changes to L1 when the mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is हमें यंग गुणांक का वैल्यू पता करना है। मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है जिससे कोई M मास हैंगिंग है, ओके। उस केस में इसके अंदर स्ट्रेस क्या होगी? स्ट्रेस इक्वल टू, आप पढ़ते हैं क्या होगा? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। इसकी लेंथ L से बढ़कर के कितनी हो रही है? L1 हो रही है। तो चेंज इन लेंथ कितना है आपके पास? L1 माइनस L। तो स्ट्रेन आपके पास क्या आ जाएगी? स्ट्रेन आ जाएगी आपके पास del L ओवर L, तो L1 माइनस L बाय L। तो Y आपके पास क्या आ जाएगा? Y इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन से आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? यहां से mg L ओवर A इंटू L1 माइनस L। तो क्या आ जाएगा? इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है AC से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है, ए 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर is connected to a 200 watt and 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। जब भी गिवन वैल्यू हो AC के अंदर, वो ऑलवेज RMS वैल्यू होती है। बहुत सारे बच्चों ने कल भी इस क्वेश्चन के अंदर इसको RMS ना लेकर V0 लेकर के इसका आंसर निकाला है। तो ये VRMS वैल्यू होती है, V0 नहीं है। गिवन वैल्यू ऑलवेज VRMS लेंगे। हमसे IRMS पूछा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? IRMS क्या होगा? IRMS इक्वल टू VRMS बाय XC। ओके, कैपेसिटर के लिए XC क्या हो गया? रिएक्टेंस क्या हो जाएगी? 1 बाय ओमेगा C, जिसे आप लिख सकते हैं 1 बाय 2 FC। तो वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास IRMS क्या आ जाएगा? IRMS इक्वल टू 2 पाई FC इंटू VRMS। तो सब वैल्यू आपको गिवन है, 2 पाई 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। C कैपेसिटेंस आपको कितना दिया है? 40 माइक्रोफैरेड। इसे फैरेड में चेंज कर लीजिए। और वोल्टेज कितना दिया आपको? 200 वोल्ट दिया। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 2.5 एम्पियर के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। ओके, तो आंसर क्या होगा आपके पास? फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 देखिए, ग्रेविटेशनल से रिलेटेड क्वेश्चन है
क्या है? ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। देखिए अर्थ के सरफेस पर इसका वेट क्या होगा? W इक्वल टू mg, और वो गिवन है आपको कितना? 72। h हाइट पर देखेंगे तो वहां वेट क्या हो गया? mg डैश, और h हाइट पर आप g की वैल्यू चेक करें तो क्या होती है? h हाइट के लिए g की वैल्यू होती है g1 प्लस h ओवर r का होल स्क्वायर। इसने गिवन है क्वेश्चन में कि h की वैल्यू क्या है? रेडियस के हाफ के इक्वल है, तो h बाई आर ही 1/2 हो जाएगा, जिससे आपके पास क्या रिजल्ट आया? g बाय 1 प्लस 1/2 रेज टू पावर 2, तो आपके पास कितना आ गया? 4g/9, तो जिससे वेट क्या आ जाएगा? W डैश इक्वल टू m इंटू 4g/9। आपको mg की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, क्या है? 72, देन 4/9 इंटू 72। ओके, तो आपके पास ये 8 से कैंसिल हो गया, 32 न्यूटन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 171 देखिए, क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 1.227 into 10⁻⁻² नैनोमीटर, द पोटेंशियल डिफरेंस इज। ये मैटर वेव से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैटर वेव के अंदर आपने पढ़ा है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो वहां आप इसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला पढ़ते हैं डायरेक्ट, 12.27 इंटू √v एंगस्ट्रॉम पढ़ते हैं। आपको लैम्डा की वैल्यू दी है 1.227 नैनोमीटर, मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 12.27 राइट इंटू 10⁻⁻² है, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता था 10⁻⁻1, और नैनोमीटर से मेरे पास क्या आ गया? 10⁻⁻9, तो टोटल ये 10 हो जाए, इक्वल टू 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। ओके, सॉरी, दोबारा देखिए, लैम्डा की वैल्यू आपको दे रखी थी 1.227 इंटू 10⁻⁻2 नैनोमीटर दिया था, जिसे हम लिख सकते हैं 1.227 इंटू 10⁻11 मीटर। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12.27 इंटू 10⁻⁻12 मीटर लिख सकते हैं। आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 12.27 इंटू 10⁻12 इक्वल टू 12.27 बाय √v इंटू 10⁻10। आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास √v इक्वल टू 10⁻2 आ जाएगा, जिससे v की वैल्यू क्या होगी? 10⁻4 वोल्ट आ जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a ray is incidence at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerge normally from the opposite surface. If the refractive index of the material of a prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। देखिए प्रिज्म के लिए स्मॉल एंगल के लिए हम एंगल ऑफ डेविएशन क्या पढ़ते हैं? डेल्टा इक्वल टू a म्यू माइनस 1 पढ़ते हैं। वैसे आपने डेल्टा का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म ए। क्वेश्चन में दिया है कि वो नॉर्मली अपोजिट सरफेस से नॉर्मली निकल रहा है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो गया? 0 हो जाएगा। तो उस केस में आपके पास a म्यू माइनस a इक्वल टू आई माइनस a हो जाएगा, जिससे i इक्वल टू क्या हो गया? म्यू a आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ओके, हेलो बच्चों, मेरा नाम हेमंत अग्रवाल है और हम लोग नीट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 173 करते हैं। तो इसमें पूछा गया है द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं, कैसे कौन से सॉलिड हैं जिसमें कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होता है? तो टेम्परेचर बढ़ने से सेमीकंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम होता ही है और इंसुलेटर का भी रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। तो इसका आंसर जो है सेकंड हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 174 की तरफ। क्वेश्चन है इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस द वॉल्यूम 0.2 क्यूबिक मीटर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट।
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज। तो क्वेश्चन में है कि यदि किसी रीजन में, है ना, यदि किसी रीजन में 5 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल है और पोटेंशियल कांस्टेंट है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है इसका मतलब है कि वहाँ डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आंसर 3rd हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 175 की तरफ। 175 में है द लाइट विद द एवरेज फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब ये इंटेंसिटी से है, ठीक है। तो फ्लक्स जो है वो है 20 वॉट पर स्क्वायर सेंटीमीटर, फॉल्स ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंस having area 20 square centimeter, the energy received by the surface during the time span of 1 minute, ठीक है। ये एरिया दे रखा है, तो यहाँ पर अगर मुझे एनर्जी लिखना है तो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं पावर इनटू टाइम, और पावर को हम लोग लिख सकते हैं इंटेंसिटी इनटू एरिया इनटू टाइम। तो इंटेंसिटी जो है वो फ्लक्स के बराबर है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 इनटू जो एरिया है वो भी 20 के बराबर दे रखा है, इंटू 20 इंटू टाइम 60 है। तो ये सब सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 24 इंटू 10 टू दी पावर 3। तो ये फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो ये भी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में है, एरिया भी स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो यूनिट की कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यूनिट को हमें। तो क्वेश्चन नंबर 175 हो गया। नेक्स्ट हम लोग 176 देखते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। With the introduction of dielectric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of the medium is. तो कहते हैं पहले जो कैपेसिटेंस C1 था वो किसके बराबर था, वो 6 माइक्रोफैरड के बराबर था। बाद में जो कैपेसिटेंस अगर हम लोग C2 लिखेंगे तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग लिख सकते हैं K टाइम्स C1। तो C2 जो है ये 30 के बराबर है, तो यहाँ से K अगर हम लोग निकालें, ठीक है, और C1 जो है वो 6 के बराबर है, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, K की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो ये जो 5 है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। 5 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमें परमिटिविटी पूछी गई है, ठीक है। तो अगर हम परमिटिविटी लिखना चाहें, एप्सिलॉन अगर लिखना चाहें तो एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर और K एक ही बात है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी है और एप्सिलॉन आर हमने जो है ये 5 निकाला है। इसको अगर आप पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.44 इंटू 10 टू द पावर, है ना, 10 टू द पावर माइनस 10 आ जाएगा। अब देखें इसके हिंदी वाले पार्ट में ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पर परावैद्युतांक पूछा है हिंदी में, ठीक है। तो जिसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखें तो आंसर 5 आना चाहिए था, लेकिन परावैद्युतांक का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है। यूनिट नहीं होता है तो सेकंड आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हिंदी के हिसाब से थोड़ी गलती तो है, लेकिन हिंदी के हिसाब से कोई भी इसमें आंसर सही नहीं बैठ रहा है, तो हम लोग इंग्लिश वाले को सही मानेंगे और इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं किशन सिंह राठौड़। अब हम इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 177। The energy required to break one bond in DNA is 10 to the power minus 20 joule. This value in electron volt is nearly. तो जूल में वैल्यू दे रखी है एनर्जी की 10 to the power minus 20, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ओके। तो उस बेस पे अगर हम इसको कन्वर्ट करें इसको, तो ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये जो वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ओके। फर्दर 10 टू पावर माइनस 19 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/16, दैट्स इट। ये कैंसिल हुआ, 10 टू पावर माइनस 1 रहा, -1 को नीचे भेज दिया, +1 आया और ये 16 हो गया। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 0.06, ओके, यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमसे पूछा है द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, ओके। तो स्ट्रेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स, ओके, फोर्स लिखते हैं उसको पर यूनिट एरिया, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन हम जनरली याद रखते हैं कितना, m1 L1 T-2, m1 L1 T-2,
दैट इज होल डिवाइड बाई एरिया, एरिया का डायमेंशन कितना है L2, सो ये हमारे पास आ जाएगा M1 L-1 T-2, ओके। तो इस बेस पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 179, टू सिलेंडर A एंड B ऑफ द इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉक, ठीक है, दो सिलेंडर A और B दे रखे हैं, स्टॉप कॉक से कनेक्टेड है। एन आइडियल गैस A contain an ideal gas at standard temperature and pressure, B is completely evacuated, okay, the entire system is thermally insulated, and the stop cock is suddenly open, then the process is, okay। तो देखिए दो चीजें हो गई, एक तो सडनली हो गई प्रोसेस, ठीक है, और दूसरा थर्मली इंसुलेटेड है, तो ये किस में चला जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में, क्योंकि जो सडन प्रोसेस होगा, सडन प्रोसेस में इनफ टाइम होता ही नहीं है हीट को एक्सचेंज करने का, और हीट को एक्सचेंज करने का टाइम नहीं है तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, और हीट एक्सचेंज नहीं होगा तो प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके 180, द मीन फ्री पाथ फॉर ए गैस with the molecular diameter d and the number density n can be expressed as। अब ये जो क्वेश्चन है ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हमें एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, और इसको हमें याद ही रखना होता है, और इसका आंसर है 4 1/√2 n pi d²। सो इसमें इतना कोई आपको नहीं था, ठीक है, ओके। तो ये 180th क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन हो गया, ओके। और ये पेपर बहुत ही मॉडरेट था, ठीक है ना, फिजिक्स का इतना हैवी पेपर नहीं था, जो भी एक मॉडरेट तैयारी लेके गया है एटलीस्ट एनसीईआरटी तक, तो उसको कोई इशू नहीं आने वाला है। आई होप सबका अच्छा हुआ होगा। थैंक यू सो मच।